अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम 6 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में 7 शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल। बोरिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन देना है, तो बोरिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला वैसे ही आपको आता होगा, C2H5OH है। तो पहले मैं लिखूंगा बोरिक एसिड H3BO3, इसका रिएक्शन करवाना है इथाइल अल्कोहल के साथ, C2H5OH। ये वाली चीज़ हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। और ये वाली शय हमारे पास है बोरिक एसिड है। ये वाली शय बोरिक एसिड है। अब होता पता क्या है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 H हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 OH निकलेंगे। और ये वाली चीज़ें आपस में मिलके क्या बना देंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल, 3H2O। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये BO3 बचा हुआ है। क्या बचा है हमारे पास, BO3। अब देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन उतरे हैं ना, तो ये वाली C2H5 उनकी जगह पे आगे लगेगा और हमारे पास बनेगा C2H5 और यहाँ पे थ्राइस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, थ्राइस। तो इसको इथाइल बोरेट कह रहे होते हैं। तो ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब बोरिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्योंकि एसिड है, एसिड H+ साइन देगा और ये वाला OH- साइन देगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल बोरेट विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है वह है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के इस्तेमाल लिखने हैं कि बोरिक एसिड को आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो अगर पहला इस्तेमाल अगर इसका देखा जाए, बोरिक एसिड याद रखिए मुख्तलिफ नामों से आ सकता है। बोरिक एसिड आ सकता है H3BO3। इसका एक और भी लिखने का तरीकाकार है, B डालो, इसके इर्द गिर्द 3 OH डाल दो। यह भी सही है तरीकाकार। बोरॉन के इर्द गिर्द क्या कर दो आप, 3 OH डाल दो। अब पहला जो यूज है बोरिक एसिड का, यूज इन मेडिसिन्स और एंटीसेप्टिक और बोरेट सॉल्यूशन जो होता है ना, बोरेट सॉल्यूशन इज यूज्ड। बोरेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, बोरेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए, इज यूज्ड फॉर आई वॉश, आंखों को धोने के लिए। मुझे कभी आंखें खराब हो ना, डॉक्टर को प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं तो आंखों को धोते हैं, या फिर यही समझ लो कि ड्रॉप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है, क्योंकि ये किसके तौर पे काम कर रहा होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे। और दुनिया में कोई भी शय जो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है, वो जरासीमों को क्या कर रही होती है, मार रही होती है, सही है। इसके अलावा इसको ना ग्लेज, ये ग्लेज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ ग्लेज इन पोट्रे। पोट्रे कहते हैं ये बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं मिट्टी के, जैसे प्यालियाँ, कप, सिंक वगैरह, ये सारे से पोट्रे के अंदर आ रहे होते हैं। अब उनके ऊपर ग्लेज कहते हैं चमक को। आप कभी प्याली देखो या कप देखो ना, उसके ऊपर वाइट कलर की एक तय लगी होती है और उसके अंदर वाली साइड पे मिट्टी होती है। सिंक देखो, सिंक के बाहर वाली साइड पे एक कलर की तय लगी होती है, अंदर वाली साइड में मिट्टी होती है। अब पोट्रे के अंदर इसको ग्लेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ग्लेज किस तरह, अगर ये हमारे पास एक बर्तन है और ये मिट्टी का बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप बोरिक एसिड को डाल के, इसके ऊपर क्या करते हैं, जिसके ऊपर बोरिक एसिड को डालते हैं और इसको हम डाल देते हैं, फिर कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं, भट्टी के अंदर डालते हैं और पूरे के पूरा बोरेट जो होता है इसके इर्द गिर्द फैल जाता है और एक शाइनी लुक देता है। अब कहते हैं जो बोरेट ग्लास है ना, ये इसके ऊपर जो ग्लेज डाली है हमने, चमक डाली है, जो ऊपर एक लेयर बन रही है,
ये ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट ग्लेज। क्या जी? बोरेट ग्लेज जो है ना, बोरेट ग्लेज जो है ये बेटर है, बेटर देन सिलिकेट ग्लेज। ये सिलिकेट ग्लेज से थोड़ी सी बेहतर होती है। बोरेट ग्लेज जो है ये सिलिकेट ग्लेज से बेहतर होती है। इसकी रीज़न क्या है? पहले नंबर पे वो ये रीज़न बता रहा है कि ईजिली फ्यूजेबल होती है। क्या होता है जी? फ्यूजेबल। फ्यूजेबल का मतलब ये है कि ये आसानी से आपस में जकड़ जाती है, एक दूसरे के अंदर घुस जाती है और आसानी से इक्वली ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको कहते हैं फ्यूजेबल। मतलब अगर आप इसके ऊपर लगाते हो ना, किसी जगह पे क्रैक नहीं रहेगा। इसे बाद में होता ना क्रैक रह जाते हैं, ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता। अगर जब रह भी रहा है ना, वो यहाँ थोड़ा बहुत इस तरह होके उस जगह को फिलअप कर देता है। और इस चीज़ को हम कह रहे थे इजीली फ्यूजेबल है। और इसका क्या होता है? ये हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। इससे क्या फ़ायदा हुआ हाई थर्मल एक्सपेंशन से? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ डाल देते हो या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ डाल देते हो, इसमें क्रैक नहीं आएंगे, इसमें क्रैक नहीं आ रहा था। अगर किसी शय का थर्मल एक्सपेंशन कम हो, मसलन वो कभी देखिए ये प्याली या कप वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ डालो, क्रैक से दरमियान में आ जाते हैं। ये प्यालियों में या कप वगैरह में ये काम होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्लेज इस्तेमाल किया जाता है ना, वो अमूमन सिलिकेट ग्लेज होता है। अगर बोरेट ग्लेज इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ये काम नहीं था। जितनी मर्जी गर्म चीज़ डाल दो या जितनी मर्जी ठंडी चीज़ डाल दो, उनमें क्रैक नहीं आएगा। सही है। तो इसके बाद इसको ना कैंडल इंडस्ट्री में स्टिफनिंग ऑफ विक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ WICK विक। विक कहते हैं धागा। आप मोमबत्ती लो, उसके अंदर एक धागा होता है ये। अब इसको थोड़ा सख्त बनाने के लिए ना, और कभी हाथ लगा के देखोगे थोड़ा थोड़ा सख्त होता है, बिल्कुल नरम नहीं होता धागा। तो थोड़ा सख्त बनाने के लिए हम बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको विक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विक। और ये हमारे पास कैंडल है। मतलब मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है उसको थोड़ा स्टिफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास यूज। पहला सिंपल याद रखो, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, और लास्ट वाला इसको कैंडल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कैंडल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स के इस्तेमाल लिखने हैं। इसके एक एक वर्ड का एक एक इस्तेमाल है, ज़्यादा उसमें ना जाइएगा डिटेल में। 4 कम अज़ कम आपको लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 4 कम अज़ कम आपको आने चाहिए, 7 या 8 बुक के अंदर दिए गए। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ है, अगर याद हो ना, कल हमने बोरैक्स को इस्तेमाल किया था बोरैक्स बीड टेस्ट में। तो पहला यूज़ यही है, यूज़ इन बोरैक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट बच्चे इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। कहां पे? यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर से मुराद क्या बच्चे? 2 तरह के पानी होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर, और एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वही जो अमूमन हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसको अमूमन हम खारा पानी भी कहते हैं। क्या सा पानी कह रहे होते हैं? खारा पानी। और ये नॉर्मल पानी, ये क्या हमारे पास नॉर्मल पानी है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बोरैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ये है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यूज इन मेटलर्जी। इसका मेटलर्जी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेटलर्जी क्या होती है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक पूरी इंडस्ट्री दी हुई है मेटलर्जी की, जिसमें कॉपर को ज़मीन से निकालते हैं। किसी भी मेटल को ज़मीन से निकालने के लिए
जो पूरे का पूरा प्रोसीजर किया जाता है उसको मेटलर्जी कहते हैं, ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं। ज़मीन के नीचे से मेटल को निकालने के लिए जो पूरा प्रोसीजर किया जाता है उसको मेटलर्जी का नाम दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम मेटलर्जी में भी कर रहे होते हैं। कहाँ पे कर रहे होते हैं? मेटलर्जी में भी कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको वॉशिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहाँ पे कर रहे होते हैं? वॉशिंग पाउडर। इट इज़ यूज इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास वॉशिंग पाउडर का फार्मूला है। इसको वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। ये आसान सा से एक एक लफ्ज़ है सब में। पहले वाले बोरैक्स, बीट टेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मेटलर्जी, वॉशिंग पाउडर। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, इट इज़ यूज इन वेल्डिंग एंड मेटल वर्क। बेसिकली वेल्डिंग और मेटल वर्क में एक एक बात आ जाती है। वेल्डिंग मतलब किसी चीज़ को काटने वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। नेक्स्ट, कम से कम आपको 4 आने चाहिए। सही है। आगे वाले जो है ना वो काफ़ी सारे, इसका आप अलग अलग पॉइंट भी बनाना चाहते हैं वो अलग अलग बना लें। अगर आप सबको इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो सारे सबको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। सही है। तो आपने इसका अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आप भूल जाए ना, सपोज किया कि इनमें से कुछ भूल गए हैं, तो आप इसका अलग अलग पॉइंट बना दो। एक एक लफ्ज़ का अलग अलग पॉइंट बनेगा। इट इज़ यूज इन पेंट, डाइज, कलर्स, कॉस्मेटिक्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। सही है। फर्टिलाइजर, ETC। अब इनका अलग अलग पॉइंट बना लो। सही है। तो इसको पेंट्स, डाइज, कलर्स वगैरह बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स में या खाद वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। भाई इतने बहुत है। 4 आपने लिखने हैं। सही है। 1 2 3 4 5 6 6 आपने लिखनी है। कम से कम 4 आपको यहाँ पे आने चाहिए और सही तरीके से आने चाहिए। एक एक लफ्ज़ का इनका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो राइट डाउन द यूज ऑफ बोरैक्स। ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एल्यूमिनियम शीट इज सेड टू बी अ क्रूजन फ्री। कमेंट। जो एल्यूमिनियम शीट होती है इसको हम कह रहे होते हैं कि इसको कभी जंग नहीं लगता। क्यों कह रहे होते हैं? इसकी रीज़न बताने। भाई सिंपल सी रीज़न है। क्या रीज़न हो सकती है इसकी? भाई अगर ये मेरे पास एल्यूमिनियम की एक रॉड है, ये क्या हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है, और एल्यूमिनियम आपके घरों में भी अमूमन पाया जाता है, जिसको आप अमूमन कह रहे हो ये सिल्वर के बर्तन है, वो बेसिकली एल्यूमिनियम के होते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर के बर्तन को कभी जंग नहीं लगता। कभी भी सिल्वर के बर्तन को जंग नहीं लग रहा होता। अब एल्यूमिनियम शीट को क्रूजन फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर के लिए हवा में रखते हैं, मॉइस्चर में रखते हैं ना, तो इसके ऊपर ना ऊपर वाली साइड में इस तरह लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेयर ऑफ ऑक्साइड से क्या मुराद है? नीचे वाली साइड पे क्या है? एल्यूमिनियम है। इसके ऊपर वाली साइड की बारीक सी तह बन जाएगी और वो तह होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। किसकी होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। अब ये जो लेयर ऑफ ऑक्साइड बनती है ये अंदर वाले एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है कि मजीद नीचे वाला एल्यूमिनियम खराब ना हो। ऊपर वाली जो लेयर है यही इसका आंसर है। इसलिए हम एल्यूमिनियम को क्रूजन फ्री कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूजन फ्री। और क्रूजन का मतलब क्या होता है? किसी मेटल की सतह का खराब हो जाए, जिस तरह लोहे को जंग लगता है उसको भी क्रूजन का नाम दे सकते हैं। सही है। तो क्रूजन किसी भी मेटल की सतह का खराब होने के अमल का नाम है। तो एल्यूमिनियम के मेटल क्रूजन फ्री क्यों होती है इसकी रीज़न लिखने लगा हूँ। व्हेन एल्यूमिनियम इज एक्सपोज्ड, जब एल्यूमिनियम को एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर देन, तो फिर क्या होता है? अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड की? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज फॉर्म्ड, ये बन जाती है
ऑन द is formed on the surface of on the surface सतह पर on the surface of एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ये लेयर बन जाती है. दिस लेयर फर्दर प्रोटेक्ट, दिस लेयर फर्दर प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर से मजीद एल्यूमिनियम को बचा रहा होता है. नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 मोर रैपिडली एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का रिएक्शन देना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. एक और भी चीज़ कर लीजिएगा, और हमने इसका रिएक्शन देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इन दो चीज़ों के साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन देना है. चलिए चेक करें. सबसे पहले एक बात याद रखिएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह के होते हैं, H2SO4. एक होता है कंसनट्रेटेड गाढ़े को कहते हैं, और डाइल्यूट कंसनट्रेटेड गाढ़े कहते हैं, और डाइल्यूट पतले कहते हैं. जिसमें पानी ज़्यादा उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. चाहे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रैपिडली रिएक्शन हो रहा था, रैपिडली रिएक्शन हो रहा था, और साथ में SO2 गैस रिलीज हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी. अब रिएक्शन होता कैसे है कि आपने H2SO4 लेना है, इसका रिएक्शन करवा देना है एल्यूमिनियम के साथ. तो इसके नतीजे हमारे पास बनेगा Al2SO4 थराइस वाटर बन रहा होता है, और साथ में SO2 गैस बन रही होती है. कौन सी गैस बन रही होती है? सल्फर डाइऑक्साइड. एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है. और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता. नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देना है. सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ दे रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना है, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaAlOH4. यहाँ पे आएंगे, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है. इसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस. इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आप 4 लगाओ, क्योंकि 4 हाइड्रोक्साइड है ना, 4 हाइड्रोक्साइड पूरे कर दिया. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 2H2. ये दो रिएक्शन आपने याद रखने हैं. एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है. सही है. NaAlOH4 और साथ में हाइड्रोजन गैस है. सोडियम बैलेंस नहीं हुआ तो सोडियम को बैलेंस कर देते हैं ना. यहाँ पे 4 लगाओ, फिर यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. सही है. 4 एल्यूमिनियम हो गए, 4 सोडियम हो गए. सही है. 4 एल्यूमिनियम, 4 सोडियम और 4 हाइड्रोक्साइड, और अब सही है. अब बैलेंस है. चेक करो. 4 सोडियम आ गए, 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम आ गए, 4 हाइड्रोक्साइड है, 4 हाइड्रोक्साइड आ गए. सही है. क्या हाइड्रोक्साइड 16 हो गए. 4 4 बार 16 करो. 16 करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? अब तो यहाँ पे H2 नहीं बचता. नहीं, प्रोडक्ट तो यही है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. सही है. क्या रिएक्टर में वाटर भी आएगा? हाँ, इसलिए पूरा नहीं हो रहा है. चलो जी, यहाँ वाटर भी आएगा. अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा. सही है. खुद कीजिएगा इसको बैलेंस, ऊपर वाले भी इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा. सही है. तो हमारे पास बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा होता है, साल्ट ये वाला बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है. भाई ये बात खुसूसन याद रखिएगा कि जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही होती है. ये सिंपल सी बात आपने अपने जहन में रखनी है.
अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास लास्ट वाला ये यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आजकल ना, मैं पहले कुछ बता देता हूँ यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम है। बच्चे जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं ना, और हवाई जहाज़ की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा घरों के अंदर ना जो विंडो बन रही होती है, वो विंडो जो एल्यूमिनियम से बनती है वो थोड़ी सी हल्की होती है लोहे की निस्बत, लेकिन उसकी मजबूती लोहे से ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे दूध को स्टोर किया जाता है ना, जहाँ पे ये दूध वगैरह बेच रहे होते हैं, जब बड़े बड़े टैंक रखे होते हैं दुकान के अंदर, वो जो टैंक होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। वो किसका बना होता है? अमूमन एल्यूमिनियम का बना होता है। सही है। इसके अलावा एल्यूमिनियम को नेविगेशन डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे सिमत वगैरह, यानी कि नेविगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, नेविगेशन सिमत को कहते हैं। ऐसे आले जो सिमत को दिखाते हैं उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड असर नहीं करती एल्यूमिनियम के ऊपर। सही है। चंद मैंने यूज़ बताया, और भी बहुत सारे हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले नंबर पे जो एल्यूमिनियम है ये नॉन टॉक्सिक होता है। क्या होता है? इट इज़ नॉन टॉक्सिक। जब ये नॉन टॉक्सिक होगा तो इसको फूड पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं। फूड पैकिंग में ये जो टीन पैक होते हैं ना, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। फूड पैकिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज इन मेकिंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए बॉडी ऑफ एक्सपेंसिव कार्स, एरोप्लेन, etc. इट इज़ यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन नेविगेशन इक्विपमेंट। अब नेविगेशन इक्विपमेंट कौन से होते हैं? ऐसे आले जो सिमत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आले या वो आलात जो सिमत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं नेविगेशन इक्विपमेंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज़ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बिकॉज एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ, बिकॉज एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तार बनाने के लिए। एक और जो मैंने अभी शुरू में बताया था, विंडो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड मेकिंग विंडोज एंड, और इसके अलावा इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? एंड किचन फॉयल। ये अमूमन जो किचन में एक फॉयल, आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, जिसको पन्नी भी कहते हैं, वर्क भी कहते हैं एल्यूमिनियम का। इसको अमूमन खुराक खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कोयलों के ऊपर खाना बनता है ना, बेसिकली एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर बना रहे होते हैं। इसी तरह की एक फॉयल होती है, थोड़ी सी साइज़ में मोटी होती है, उसको किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? किचन वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये है। इसके अलावा इसको जैम रडार में इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन जैम रडार। और ये जैम रडार क्या होता है? जो सिग्नल को रोकता है। जैम रडार क्या होता है? हमारे पास ऐसी शय है जो सिग्नल को रोके, इसको जैम रडार का नाम दे रहे होते हैं। किसका नाम दे रहे होते हैं? इसको ना, इसके अलावा एक और लिख लो, बस बहुत है, बेसिकली 4 ही करने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कर लिए। चलो एक और, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अलॉय। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉय।
इसको अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अलॉय बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया था, सही है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने चेंज करके नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड? ऑर्थोबोरिक एसिड के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है? H3BO3। भाई अगर आप इसको गर्म करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और एक पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये बन जाएगा HBO2, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और ये वाली चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट आपने इसी चीज़ को दोबारा फिर लेना है HBO2। इसको मजीद 140 आई थिंक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस पर गर्म करना है। गर्म करने के बाद फिर वाटर निकलेगा और हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड बनेगा। ये वाला ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये क्या है हमारे पास? ऑर्थोबोरिक एसिड है। और ये वाला क्या था हमारे पास? मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है। और मेटाबोरिक एसिड को गर्म करते हो तो मजीद H2B4O7 बनेगा। यहाँ पे 4 लगाओ, 4 का मतलब क्या है? 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 8। वाटर निकालना है, वाटर निकालोगे तो ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे? 8 में से 7। 4 हाइड्रोजन है तो बाकी कितने आ गए? और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल फिर निकल गया। अगर आप उसी चीज को टेट्राबोरिक एसिड को लेके रेड हॉट क्या कर देते हो? रेड हॉट क्या है? मतलब क्या है कि आप इसको लेना है और इतना गर्म कर देना है कि इसका रंग क्या हो जाए? लाल हो जाए, तो इसको कहते हैं रेड हॉट। तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से, और फिर वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी उसको देखते हैं। यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद बेसिकली बाकी जो चीज़ बच रही है तो B4O6 होगा। इसको आप इस तरह लिखोगे B2O3, और इसको कहता है बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड मतलब आप इसमें मजीद पानी नहीं रहा, जो भी हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे यहाँ से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो वाटर तो बनेगा नहीं, सही है। तो जितना वाटर बन सकता था वो बनता रहा, सही। मतलब जब आप ऑर्थोबोरिक एसिड को लेकर गर्म करते हो तो उससे बनता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड गर्म करते हो तो टेट्राबोरिक एसिड बनता है। कौन सी चीज बनती है? टेट्राबोरिक एसिड। और टेट्राबोरिक एसिड गर्म करते हो तो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। और कल हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि नेम और फार्मूला लिखने बोरिक एसिड के, ऑक्साइड्स ऑफ बोरिक एसिड। तो उसमें हमने एक ऑर्थोबोरिक एसिड लिखा था, एक मेटा, एक टेट्रा और एक पायरोबोरिक एसिड था। वो नहीं, यहाँ पे पायरोबोरिक एसिड भी होता है लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बाकी सारे के सारे देख लीजिएगा। बच्चा ये था जी हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस करने थे। इनको लाजमी अच्छे तरीके से देख लीजिए, कर लीजिएगा। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।